हेलो बच्चों क्लास 9th में केमिस्ट्री में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट दी ऑल द मैटर्स ऑफ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बताया हमने कि जो भी मैटर है आपका वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। और बच्चों इन स्मॉल टाइनी पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम के कॉन्सेप्ट पे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले हिंदी के कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन साइंस में कह सकते हैं कि एटम को हम वर्ड यूज करते हैं परमाणु से। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में है तो मैं आपको बता दूं। ओके, और सबसे पहले महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था कि कोई भी मैटर, देखिए बच्चों मैटर के लिए हिंदी वर्ड है पदार्थ। तो महर्षि कणाद ये कहते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना, और ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु। और बहुत सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु, जिसको हम एटम कहते हैं। ये एनसीईआरटी में एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है, हालांकि पूरी साइंस देखा जाए तो इंडियन ही है, फॉरेनर्स ने उसको कॉपी किया है काफी हद तक। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखते हैं तो एटम वर्ड सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसको भी हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहां आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है चैप्टर में, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं या मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या क्या लॉज फॉलो करते हैं। ये प्रैक्टिकली दो लॉ आपको स्टडी करने हैं जिसका उस टाइम थ्योरेटिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, ओनली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड दो लॉ दिए गए नॉन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि बाद में जाके जॉन डाल्टन ने थ्योरेटिकली उस चीज को एक्सप्लेन किया कि भाई ये क्या कहना चाह रहे थे। सो फर्स्ट लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंजर्वेशन, कंजर्वेशन से क्या समझते हैं? कंजर्वेशन सिंपली मीन्स नो चेंज, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना। किसी चीज को बचा के रख दिया जाता है जिसमें हम चेंजेस नहीं होने देते हैं, ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? कंजर्वेशन। ओके, so law of conservation of mass simply means that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसके मास में चेंजेस नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रिएक्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रोडक्ट? दो सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, that are known as reactant। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बात चल रही है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बच्चों दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एंटोनी लेवोशियर। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, एंटोनी लेवोशियर इन 1774। एंड एंटोनी लेवोशियर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर या मॉडर्न केमिस्ट्री किसके नाम से जानी जाती है? साइंटिस्ट एंटोनी लेवोशियर। ओके, लेवोशियर क्या कह रहे हैं समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to the total mass of reactant। ये प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा बच्चों को किसके इक्वल हो जाएगा? रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड देयर इज नो चेंज इन मास इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बच्चों मास में चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास वही के वही प्रोडक्ट का मास। ओके, सो इट सिंपली मींस दैट मास
और मास दैट मीन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो टोटल मास रिमेन कंजर्व। टोटल मास क्या हो जाएगा बच्चों? कंजर्व रहेगा, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो रिएक्टेंट लिया आपने जितना, उतने ही अमाउंट में क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है CaCO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और ये जो मैंने एरो साइन लगाया है इसको रीड करेंगे गिव्स, और एरो पे ये जो मैंने ट्रायंगल बना दिया है डेल्टा साइन, दिस इज कॉल्ड हीट। सो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम हीटिंग करते हैं क्या मिलेगा हमको? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो बच्चों यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कहां पे लिखा गया है लेफ्ट साइड में, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। और जो राइट साइड में जो चीज बन रही है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। और बीच में हमने साइन लगाया है गिव्स से स्टडी करेंगे। ओके, CaCO3 दैट मीन कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स CaO दैट मीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए रिएक्शन क्या कह रहा है? इफ यू टेक 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों कितने ग्राम लेते हैं? अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सो व्हाट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट? 100 ग्राम। एंड व्हाट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट? देखेंगे आप 56 प्लस 44 सम करेंगे तो कितना आएगा? 100 ग्राम। सो यहां पर क्या हो गया? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि बच्चों इसमें मास में चेंजेस नहीं आए। सो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? तो प्रैक्टिकली करने के लिए कोई भी आप दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, है ना। पहले आप ये बनाइए, फिर मैं प्रैक्टिकल इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बच्चों इस लॉ के हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे आते हैं कि एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या नाम है बच्चों इसका? बेरियम क्लोराइड। अब जब इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। क्या लिखा आपने? बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको बेरियम सल्फेट। और साथ में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब रिएक्शन का पता कैसे लगेगा कि बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाएगा, जिसको हम व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, व्हाइट TBT प्रेसिपिटेट। तो देखिए हमने क्या किया कि कॉनिकल फ्लास्क लिया, और बच्चों उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। और यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसको बांध दिया और ऊपर से कॉर्क लगा दिया। इसमें क्या हमने डाल दिया? H2SO4। अब क्या किया कि रिएक्शन होने से पहले हमने इस पूरे सेटअप को लेके और वेइंग मशीन पे वे कर लिया। सपोज इसका मास कुछ भी आएगा, हम एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लेते हैं 100 ग्राम। अभी रिएक्शन हुई नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें? जब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको शेक करेंगे। शेक करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब पलट जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट में गिर जाएगा। और क्या बेरियम क्लोराइड में गिर के और क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और गिरने के बाद हम ये देखेंगे कि जैसे ही बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड गिरा तो व्हाइट सा सॉलिड बनने लग जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आने लग जाएगा। अब उसके बाद में जैसे हमको पता लग गया कि रिएक्शन हो गई है, फिर से इसको वे करेंगे, यानी कि मेजरमेंट करेंगे इसके मास का। तब हम देखते हैं तब भी उसका मास कितना आएगा बच्चों? 100। यानी कि रिएक्शन से पहले दैट मीन मास ऑफ रिएक्टेंट भी 100 और प्रोडक्ट भी कितना रहा? 100। मतलब 100 एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया आपने, जो भी अमाउंट में लिया है उतना ही वैल्यू आपको मिलेगी मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट की। तो सिंपली मींस दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, और इस पर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे। तो आपको करना ये है
कि क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट का मास दे रखा होगा उसको आपको सम कर देना है, फिर क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट का मास दे रखा होगा उसको सम कर देना है, और उन दोनों को कंपेयर करना है क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। डेफिनेटली दोनों इक्वल आएंगे तब तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, और नहीं आएंगे तब वो ओबे नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, बना लीजिए। बच्चों अब जैसे कि हमने बोला तो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.6 ग्राम वाटर। शो दैट दिस वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है हमारे पास देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, इथेनॉइक एसिड से। आपके लेवल पे अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बन रहा है जो सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और वाटर का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम बोल रहा है, 5.3 ग्राम। इथेनॉइक एसिड कितने ग्राम बोल रहा है, 6 ग्राम। सोडियम इथेनॉइड कितना बना, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.6 ग्राम वाटर। हमको देखना है क्या दोनों साइड इक्वल है। ये बना बच्चों 11.3 ग्राम और ये हो जाएगा, ये हो गया 0.3 और ये भी बच्चों क्या बन गया 11.3 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product। ओके, सो डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है। बना लीजिए। बच्चों अब आ रहे हैं सेकंड लॉ पे, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। This law was given by scientist J.C. Proust in 1779। क्या कहता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। पहली बात कि जो केमिकल कंपाउंड होगा जब भी बनेगा वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे वाटर है तो वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, ऐसा नहीं कि वाटर कार्बन से बन जाए, नॉट पॉसिबल। तो a chemical compound is always consist of same element combined together in fixed ratio by mass। वो जो सेम एलिमेंट है हमेशा अपने एटॉमिक मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, तब जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पे मास से रिलेट करना है, केमिकल कंपाउंड हमेशा मास एटॉमिक मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर। अब बच्चों वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O। ओके, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, जो आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इंटू 1 हो गया, और रेशियो ले लिया हमने बच्चों, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2:16 और सिंपल किया तो कितना आ जाएगा, 1:8। इट सिंपली मीन्स दैट कि जब भी वाटर बनेगा किसी भी मेथड से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन का कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट, और ऑक्सीजन का कितना पार्ट होगा, 8 पार्ट बाय देयर एटॉमिक मास, और ये कंबाइन होकर 9 पार्ट क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ओके, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 9 ग्राम वाटर बन जाएगा, बिकॉज मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन रहा तो ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम। 3 ग्राम रहा तो ये 8 के रेशियो में आगे बढ़ता जाएगा, 24 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन रहा तो 32 ग्राम। इस तरीके से बच्चों वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन पे बात करते हैं। बच्चों कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 एटम है, तो 12:32। इसको सिंप्लीफाई किया कितना हो जाएगा, किससे काटें, 4 से काटें, 4 3 12,
और 8 4 32, तो क्या बन जाएगा 3:8। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो 3 पार्ट कार्बन और 8 पार्ट ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों फॉर्मूला क्या है CO, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, किससे कट गया 4 से, 3:4, ये इसका सिंपल रेशो आ गया। अमोनिया बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, और 3 हाइड्रोजन है 14:3। तो जब भी अमोनिया बनेगा उसमें 14 पार्ट क्या होगा नाइट्रोजन और 3 पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमेशा इसी चीज को आपको फॉलो करना है। ओके, अब जैसे कि क्वेश्चन गिवन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। देखिए क्वेश्चन क्या कहना है, अभी आपको ये पता लग गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:8 का। ये क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन would require to react completely with 3 gram of hydrogen to form water। ठीक है बच्चों, तो पहले हम वाटर में देख लें कि क्या रेशियो बनता है। अभी हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। ओके, तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्वेश्चन में कितने ग्राम हाइड्रोजन है 3, तो ये भी कितना हो जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों कितने ग्राम 24 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। और आप इसको यूनिटरी रूल से फॉलो कर सकते हैं। इफ 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन 3 ग्राम किससे करेगा 8 इंटू 3 यानी कि 24 ग्राम। ओके, ये बना लीजिए, फिर एक आध और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बच्चों अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, है ना, 11 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म। ठीक है, ये वैसे भी हम जानते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में अभी हमने देखा था कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और ये हो गया 2 टाइम यानी कि 32। ओके, क्या रेशियो बन जाएगा 3:8 यानी कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से तो 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ CO2 इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा व्हेन 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम कार्बन तो 3 ग्राम है बट ऑक्सीजन कितना है बच्चों यहाँ पे 50 ग्राम, तब कितना क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमको रेशियो पता है 3:8 का। ओके, क्या गिवन है मास ऑफ कार्बन 3 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 50 ग्राम। अब बच्चों कई लोगों के दिमाग में आ रहा है 50 + 3 53, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको रेशियो से पता लग रहा है कि 3 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही तो रिएक्शन करेगा और बाकी उसके बाद में ऑक्सीजन में बच जाएगा। 50 में से 8 गया 42 ग्राम बच गया, बट उसके लिए कार्बन अवेलेबल नहीं है क्योंकि कार्बन तो पूरा क्या हो गया खत्म हो गया। ओके, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आंसर में 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड because 3 gram carbon reacts with 8 gram of oxygen to form 11 gram of CO2 and अब देखो 15 में से 8 ऑक्सीजन चला गया तो कितना बचा 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन remains unreacted। ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। आगे बच्चों बात समझ में कि
42 ग्राम तो अनरिएक्टेड रह जाएगा क्योंकि कार्बन वहां पे खत्म हो चुका है। क्लियर हो गया बच्चों, बना लो। बच्चों एक क्वेश्चन हम वापस से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड सॉल्व करते हैं और ये आपका रिवीजन टेस्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कंप्लीटली। अब पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा। अभी हमने रिएक्शन देखी थी। 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो क्या क्या बन रहा है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख देते हैं, पूरे को फॉर्मूला में लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम बन रहा है, 5.6 ग्राम। आपको क्या निकालना है, कितना CO2 बना। ओके, X मान लिया है ना। तो हमको ये पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, we know that mass of reactant is equal to mass of product, यानी कि 10 ग्राम is equals to 5.6 ग्राम प्लस x। सो x कितना हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 5.6 यानी कि 4.4 ग्राम। तो ये 4.4 ग्राम क्या बन जाएगा, 4.4 ग्राम क्या बन जाएगा ऑफ CO2 फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा बच्चों, 4.4 ग्राम। क्लियर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये बना लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, बट दीज लॉ आर प्रैक्टिकल लॉ। जस्ट प्रैक्टिकली इसको देखा गया, बट इसके लिए कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो किसने इसके बारे में थ्योरेटिकली बताया, इसको समझाएं तो कैसे समझाएं, कौन सा रूल आया, किसने इसको डिटेलिंग समझाई और कैसे हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अभी तो चलते हैं और नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।